मेरे प्रिय छात्र, सभी को ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जो आज की हमारी कक्षा में समाज के बारे में पूर्ण रूप से उनकी जानकारी प्राप्त होगी और ये वीडियो देखने के बाद जो अपने क्लास वर्क ने नोटबुक में लिखना अनिवार्य है। ठीक है, जो आज की हमारी कक्षा में समाज के बारे में जानकारी देंगे। पाठ जो टॉपिक का नाम क्या है? समास। जो समास क्या है, और इससे पहले तो अगली कक्षा में समास के बारे में तो नहीं पहचाने आप लोग। संधि और समास दोनों भी एक पाठ है, क्योंकि संधि जो वर्णों के विच्छेद होता है और समास दो पदों के विग्रह होता है, उसे समास कहते हैं। समास के बारे में जो अभी देखेंगे तो समास की परिभाषा देखें। समास किसे कहते हैं? समास दो शब्द सम प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा संक्षिप्त शब्द कथन। जो दो या दो से अधिक पदों शब्दों की जोड़ से जब एक नया शब्द पद बनता है तो उसे सामासिक शब्द या समास भी कहते हैं। और समास की परिभाषा देखेंगे। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप इस प्रकार करें कि उनकी आकार में कुछ कमी यानी छोटा रूप भी हो जाए और उनका अर्थ भी न बदले, उन्हें समास कहलाता है। यह है समास की परिभाषा। समास की परिभाषा आप लोग जरूर पढ़ना है। ठीक है, अभी समास की प्रमुख विशेषता है। तो समास की क्या विशेषता होता है? समास में कम से कम दो शब्द या पदों की योग जोड़ होता है। जोड़ने वाले शब्दों को विभक्ति या प्रत्यय का लोप होता है। समास प्रायः सजातीय शब्दों की ही होते हैं। ओके, सजातीय शब्दों की ही होते हैं। पहला पद को पूर्व पद और दूसरा पद को उत्तर पद कहलाते हैं। जैसे देखेंगे, राजपुत्र, राज यहाँ पर पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। यह समास और विग्रह किसी पद या सामासिक शब्दों की उसके अलग अलग पदों एवं विभक्तियों को, विभक्ति यानी कारक सहित पृथक करने को प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला, यही समास के कुल भेद। वर्तमान समय में समास के कुल 6 भेद हैं। पहला वन अव्ययी भाव समास, दूसरा वन तत्पुरुष समास और तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां द्विगु समास। जो 6 प्रकार के भेद के बारे में अभी एक एक के बारे में वर्णन करेंगे। तो पहला वन है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। पूरे शब्द में अव्यय के अर्थ के ही प्रदान होती है। यही अव्यय तो क्या है? ये अव्यय शब्द या पद जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उसे अव्यय कहलाते हैं। यही अव्यय। इससे पहले देखें तो अव्यय भाव समास में अव्यय का जो परिभाषा है। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा अर्थात अंतिम पद प्रदान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें विभक्ति का लिंग, वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों के विभक्ति प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिए, जैसे यथा रुचि, रुचि के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, प्रतिदिन, दिन, प्रतिदिन, उपकूल, कुल के निकट। नोट यहाँ पर देखिए,
यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो यानी बार बार आने वाले दोनों शब्दों की अव्यय की तरह प्रयोग किया गया तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे घर घर, कभी कभी, थोड़ा। पहला तत्पुरुष समास में पहला वन कर्म तत्पुरुष, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला, मकन चोर, मकन को चुराने वाला, गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, जेब कतर, जेब को काटने वाला, तेल चाटा, तेल को चाटने वाला। इस तरह विग्रह करने पर वाक्य के जो कर्मधारय तत्पुरुष इस तरह होते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष में जो को कारक से विग्रह कर सकते हैं और दूसरा उन्हें करण तत्पुरुष, यहाँ पे कारक चिन्ह से के द्वारा होता है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, रस से भरा, रस भरा, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। इस तरह विग्रह कर सकते हैं। यह है करण तत्पुरुष। और तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष इसमें यहाँ पर कारक चिन्ह के लिए है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, गौशाला, गो के लिए शाला, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के लिए भवन। यहाँ पर इस तरह विग्रह कर सकते हैं। यह है संप्रदान तत्पुरुष। अभी अपदान तत्पुरुष के बारे में देखेंगे। अपदान तत्पुरुष से अलावा ये कारक चिन्ह होता है। पद मुक्त, पद से मुक्त, बलहीन, बल से हीन, दोष मुक्त, दोष से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इस तरह विग्रह को अनेक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि जो विग्रह करने पर जो वाक्य नहीं बदलते हैं। अधिकरण तत्पुरुष में देखेंगे, यहाँ पर कारक चिन्ह में पर, अपभीत, अपने पर बीती, वनवास, वन में वास करने वाला, सर्वोत्तम, सभी उत्तम, ग्रामवास, ग्राम में वास, नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश। यहाँ पर विग्रह करने पे जो कारक चिन्ह जुड़ा है में, ठीक है। उसके बाद संबंध तत्पुरुष का, इस यहाँ पर कारक चिन्ह का, की, की उपयोग कर सकते हैं। अन्नदाता, अन्न का दाता, सोना नायक, सेना नायक, सेना का नायक, राजभवन, राज का भवन, सूर्योदय, सूर्य का उदय, गंगा जल, गंगा का जल। इस तरह विग्रह कर सकते हैं। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष या संज्ञा होता है। दूसरे पद की तुलना होती है। जैसे महाकवि, महान है जो कवि, महावीर, महान है जो वीर, नीलकमल, नील है जो कमल, महर्षि, महान है जो ऋषि, पीताम्बर, पिता है अंबर। इसमें कहीं कहीं एक शब्द उपमान, दूसरा शब्द उपमेय होता है। इसके विग्रह में समान जैसे अर्थ निकलता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, वायु योग, वायु वेग, वायु जैसे वेग, लौह पुरुष, लोहे की जैसे पुरुष। यह कर्मधारय समास। और चौथा है द्विगु समास, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखेंगे त्रिभुज, तीन भुजों का समुदाय जो त्रिभुज, चौराहा, चार राहों की समुदाय, आठ आने की समुदाय, नवग्रह, नौ ग्रहों की समुदाय। पांचवा समास है द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद पहला और अंतिम प्रधान हो तथा दोनों संज्ञा या विशेषण हो, द्वंद्व समास कहलाते हैं। इसका जो विग्रह करने पर दोनों पदों की मध्य और
अथवा या शब्द का प्रयोग होता है। यही द्वंद्व समास की परिभाषा है। और एक बार देखेंगे तो द्वंद्व समास किस तरह होता है। द्वंद्व समास दोनों शब्दों के जुड़ने के दोनों के लिए योजक चिन्ह लगा रहता है। सीता राम, सीता और राम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। दल रोटी, दल और रोटी। इस तरह दोनों के बीच में और या का जो होता है। अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद न प्रथम और न ही अंतिम शब्द प्रदान होता है। इसमें प्रयुक्त पद यानी शब्द मिलकर एक नया अर्थ का प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दशानन, दश है अनंत जिसका, अर्थात रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिनके, अर्थात शंकर भगवान। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। इसमें एक नया विशेष अर्थ प्रकट होता है। इसे विग्रह बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसी कक्षा अब से समाप्त है। धन्यवाद।